हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 13 जून। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक पेज वन पे था जिसमें जीएसटी के चेंजेस के बारे में दे रखा है ऑन द मेडिसिन एंड प्रोडक्ट्स। तो उसको हमारे लिए कुछ अभी एज फार एज नाउ, अभी हमारे लिए कुछ एज ऑफ नाउ कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। नेशनल न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी बात है, बट यूपीएससी से अगर रिलेटेड देखें तो अभी उसमें कोई न्यूज़ नहीं बनती है। दूसरा, एक पेज वन पे तो आपने देखा होगा कि ईमेल्स और पासवर्ड जो हैं यूनियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के एक्सपोज हुए हैं। और ये किस वजह से हुआ है? जो रिसेंट डेटा ब्रीचेस हमने देखी थी एयर इंडिया में, डोमिनोज में, बिग बास्केट में। देखिए क्या होता है कि ये एक न्यूज़, इसका आप क्या क्रक्स क्या निकाल सकते हैं। 23 मई के एनालिसिस में हमने देखा था कि कैसे एयर इंडिया का जब डेटा ब्रीच हुआ था तो उनको कैसे फॉरवर्ड करने चाहिए मैसेजेस, कैसे टाई अप करना चाहिए, कैसे अपने कस्टमर्स जिनका डेटा लीक हुआ है सबको उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। वो हमने 23 मई के एनालिसिस में देखा था। उतना ही देखिए, उससे ज़्यादा भी इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एक पेज वन पे था ये इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ऑपरेशन ओलिविया चलाते हैं। ये अब कोई नई चीज़ तो है नहीं कि इसी साल से शुरू हुआ है, जो इम्पोर्टेंस लेगा कि बनेगी आपकी प्रीलिम्स या मेंस के लिए। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन ओलिविया क्या है? ऑलिव रिडले टर्टल्स के लिए है, ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। नवंबर दिसंबर में ये शुरू होता है, क्योंकि जो ये नेस्टिंग के लिए आती है, ब्रीडिंग और नेस्टिंग के लिए ऑलिव रिडले टर्टल्स, ये नवंबर दिसंबर के टाइम पे ही आती है। ठीक है, तो उस टाइम ये शुरू हो जाता है ऑपरेशन ओलिविया। इंडियन कोस्ट गार्ड का है। नॉट सो इम्पॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि बहुत टाइम से चला आ रहा है, कभी इसके बारे में इतना पूछा नहीं गया है। ऑलिव रिडले इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ये टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंस रखता है प्रीलिम्स के लिए, नॉट फॉर मेंस, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आईएफएस वाले भी हमारे साथ ही प्रीलिम्स देते हैं। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑलिव रिडले जो है ये वल्नरेबल है आईयूसीएन की रेड लिस्ट में। और अगर हम सारी स्पीशीज जो सी टर्टल्स की हैं, 5 स्पीशीज जो इंडिया में मिलती हैं, वो इंडिया ने अपने शेड्यूल 1 में रखी हुई है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। शेड्यूल 1 हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि डिटेल में क्या होता है क्या नहीं। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4। और अपेंडिक्स 1 में है ये साइट्स के, ताकि अपेंडिक्स 1 में होने की वजह से ये प्रोहिबिट करता है ट्रेड इन टर्टल। ठीक है, जो भी सिग्नेटरी कंट्रीज हैं उनके आपस में। और 3 मेन फैक्टर्स हैं जो ऑलिव रेडेड टर्टल्स और उनके एग्स को खतरा पैदा करते हैं उनके लिए। एक तो आपको पता होना चाहिए, पहला है प्रेडेशन ऑफ एग्स बाय डॉग्स और बाकी वाइल्ड एनिमल्स से उनको खतरा है। दूसरा है इनडिस्क्रिमिनेट फिशिंग विद ट्रॉलर्स, जो बड़े बड़े ट्रॉलर्स जाते हैं, गिल नेट्स। और एक बीच सॉइल इरोजन से। ठीक है, ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं ये प्रीलिम्स में। और ऑलिव रिडले की मास नेस्टिंग हैबिट है, उसको क्या बोलते हैं? अरीबदास। अरीबदास। और जो, अगर हम उड़ीसा में देखें तो इसके 3 अरीबदास बीचेस हैं, जैसे एक तो गहीर माता है, माउथ ऑफ देवी रिवर है, और तीसरा है ऋषिकेल्या। अब ये थोड़ा सा अगर आप देखना चाहें तो मैप में देख सकते हैं उड़ीसा की कहाँ कहाँ लोकेटेड है। 7 मार्च का आप एनालिसिस देख सकते हैं। 7 मार्च में हमने ऑलिव रिडले के बारे में और थोड़ी बातें करी हैं, गहीर माता की थोड़ी और बातें करी हैं। आपको हार्डली 1 मिनट लगेगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जाके अगर आप सुन लें तो अच्छा रहेगा। एक पेज 5 पे था, राजस्थान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया फाइनेंशियल रिलीफ पैकेज फॉर चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स, और उन औरतों के लिए जिनके हस्बैंड की डेथ हुई है इन फ्रॉम दिस डिजीज। देखिए, एक तो याद रखिएगा, हमें नेशनल डेटा देखना होता है। हर स्टेट्स का अगर हम इकट्ठा करने लगे तो बहुत स्टेट्स हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टेट का हमने कोई भी कोई पैकेज निकलता है या कोई रिलीफ निकलता है हमने देखना नहीं है। नहीं, कुछ होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ होते हैं बहुत यूनिक होते हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बट ये एक बहुत जनरल है, क्योंकि कई स्टेट्स अनाउंस कर रही हैं। तो इसलिए डोंट मेक न्यूज़ ऑफ दीज। अगर कोई राजस्थान की स्पेशल प्रिपरेशन कर रहा है वहाँ के सिविल सर्विसेज की, तो वो ये नोट डाउन कर सकता है। उसके अलावा कोई नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक पेज 7 पे था, कोस्ट गार्ड को फर्स्ट बैच मिलेगा 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स मार्क 3 का। MK3 जो है ये डिजाइन और मैन्युफैक्चर किसने किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है हमारे लिए इस क्वेश्चन की? HAL देखते हैं क्या है। एक तो ये स्टेट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, और इट इज गवर्ड अंडर द मैनेजमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस में नहीं आता, मिनिस्ट्री ऑफ होम में नहीं आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है। दूसरा, जो ये कंसेप्चुलाइज किया था इन्होंने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स का प्रोग्राम, ये HAL ने ये कब किया था? 1984 में। ये 2-3 चीज़ें, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि इंडियन नेवी को भी मिला था, तो ये थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट हो जाता है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स के बारे में क्वेश्चन आना प्रीलिम्स में। तो हम देख सकते हैं कि कंसेप्चुलाइज पूछ सकते हैं कब हुआ था ये आइडिया। ये 1984 में हुआ था। HAL के बारे में थोड़ा सा पूछ सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सॉरी। एक पेज 7 पे था विश्व भारती के बारे में। देखिए, इसको 100 साल पूरे हो रहे हैं,
तो थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 20th फ़रवरी का आप एनालिसिस सुनिए, हार्डली 30-40 सेकंड्स का होगा, वो सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे आप थोड़ा-सा नोट्स बना लीजिए, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर एक पेज 9 पे था मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में, ये क्या है? पहले थोड़ा-सा एंटीबॉडीज़ देखते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम पैदा करता है ताकि वो कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आए जिससे खतरा है हमारी बॉडी को, फॉरेन ऑब्जेक्ट जो आता है उसको बोलते हैं एंटीजन। अगर कोई बाहर से आ रहा है और वो हमारे लिए खतरनाक है तो उनको अटैक करता है हमारा इम्यून सिस्टम। उसको किस चीज़ से अटैक करता है उसको बोलते हैं एंटीबॉडीज़, ठीक है? ताकि हम बीमार ना हो पाएँ, हमारे को हमारी सुरक्षा करने के लिए एंटीबॉडीज़ पैदा करता है, वो दैट एंटीबॉडीज़ आर कॉल्ड प्रोटीन्स। अब उनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्यों कहा जाएगा? जब वो किसी व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोन्स डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, ठीक है? मतलब ये मैन मेड प्रोटीन्स होते हैं। मैन मेड अगर जब एंटीबॉडीज़ बनाई जाएँ और दे एक्ट लाइक अ ह्यूमन एंटीबॉडी, मतलब अगर इसको ये समझिए कि बाहर से बाहर बनाया जाए। शरीर में आपका इम्यून सिस्टम ना बनाए मगर बाहर से बनाया जाए और बाहर बना के वो प्रोटीन्स को आपकी बॉडी में छोड़ा जाए, दैट आर कॉल्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। और उसमें क्या है कि दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द, ये आपको सीधी-सीधी सी बात है, जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, थोड़ा-सा इसको रट्टा मार लीजिएगा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में अगर आएगा तो इट विल कम इन प्रीलिम्स। वो पूछ सकते हैं 3-4 ऑप्शंस में, तो याद रखिएगा, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोन्स डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सेल। दूसरा ये है कि दे आर मेड बाय क्लोनिंग अ यूनिक व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है? यूनिक व्हाइट ब्लड सेल के क्लोन करना पड़ता है। क्लोनिंग आप समझ ही रहे होंगे, बहुत कॉमन वर्ड है क्लोनिंग तो। क्लोनिंग करके व्हाइट ब्लड सेल की ये बनाया जाता है, ठीक है? और कहते हैं कि इसको सिर्फ़ माइल्ड कोविड-19 पेशेंट्स जो हैं, इनको माइल्ड सिम्पटम्स हैं, जिनको अभी फ़िलहाल ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है या हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, हमें हाई रिस्क है कि कल को इनको हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत हो सकती है क्योंकि उनके अंदर और भी बीमारियाँ बहुत हैं, एक्जिस्टिंग कोमोर्बिडिटीज़ बहुत हैं, तो उनको ही देना चाहिए। ये नहीं कि आप एडवांस स्टेज में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ दे दो, ठीक है? और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ दी जा रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले भी कुछ इन्फेक्शंस में जैसे इबोला या एचआईवी में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ दी गई हैं। तो ये 3-4 ही ऑप्शन में अगर आपको आएगा तो प्रीलिम्स में, तो उसके लिए इतना ही जितना मैंने आपको बताया है। दूसरा पेज 10 पे था, G7 ने यूएस लेड प्लान है ताकि हम वो काउंटर करना चाह रहे हैं। बेसिकली इस टाइम यूएस पूरी तरह चिढ़ा हुआ है और काफ़ी वेस्ट नेशंस चिढ़े हुए हैं चाइना से, ठीक है? अब चाइना का आपको पता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसको अब उसका भी इन्होंने काट निकाल ली है G7 वालों ने। उसका नाम रखा है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। वो कहते हैं अब हम सीधा-सीधा चाइना को कॉम्पिटिशन देंगे। चाइना क्या कर रहा है, बल्कि जिनके यहाँ भी पुअर नेशंस में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, उनको कर्ज़े में दबा रहा है। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बल्कि वो कह रहे हैं कि G7 का एक मेंबर इटली भी है, जिसको उसने अपने अनमैनेजेबल डेट में फँसा दिया है, इटली को। तो अब कह रहे हैं कि हम अपना निकालेंगे बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, जिससे हम चाइना को काउंटर करेंगे इस चीज़ के लिए। हम लाएँगे एक नया देश, हम बनाएँगे एक नए देशों को और हम अच्छी तरह उन सबको मैनेज करेंगे बिना किसी अनमैनेजेबल डेट को करके, ठीक है? बेसिकली मतलब ये है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इज़ एम्ड एट कंपीटिंग विद चाइनाज़ बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग करेंगे और जितने भी देश हैं जो बर्बाद हो रहे हैं चाइना से, इनको बेसिकली अब ये कैटर करने वाले हैं ताकि अपनी तरफ से अपनी तरफ दोबारा खींच सकें। अगर आप, वैसे मैं बता रहा हूँ, अगर कभी आप अफ्रीका जाएँ या काफ़ी कंट्रीज़ अगर आप जाएँगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि आप चाइना में आ गए हैं। हर चीज़ आपको, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ क्या, वहाँ की रेल्स क्या, वहाँ की रोड्स क्या, सब जगह आपको चाइना के बोर्ड्स मिलेंगे। तो अब उनको काउंटर करना ज़रूरी हो गया था क्योंकि यूएस को दिख रहा है कि चाइना बहुत ज़्यादा जल्दी होल्ड ले रहा है हर कंट्री में। तो उस वजह से ये यूएस लेड इसलिए कहेंगे क्योंकि यूएस का ही एक दिमाग चल रहा है, वो हर जगह से चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। व्हिच इज़ गुड फॉर इंडिया, नॉट बैड फॉर इंडिया, ठीक है? एक ये जो समिट हुई है, कहाँ पे हुई है? कैरिबिस बे में हुई है। तो याद रखिएगा, कभी कोई कैरिबिस बे डिक्लेरेशन की बात हो, तो ये G7 मीट की बात होगी जो भी इंग्लैंड में चल रही है। एक साइंस पेज पे था, कहते हैं कि ब्राउन राइस कोरल जो है हवाई में, जब ये क्लाइमेट वार्मिंग की वजह से ये कंप्लीटली ब्लीच हो गए, बट ब्लू राइस कोरल जो है दे रिकवर्ड क्विकली आफ्टर ब्लीचिंग। अब ऐसा क्यों हुआ? तो अगर आपके पास, ये देखिए, ये भी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा कभी कुछ ऐसा हो कि आप ये नहीं होगा आपको डायरेक्ट ब्राउन राइस कोरल या कुछ ऐसा ब्लू राइस कोरल दिया जाएगा। आपसे पूछ सकते हैं कि कोरल्स में किसी में देखा जाता है कि वो बड़ी जल्दी खत्म हो गए, कोई होता है कि खत्म नहीं हो रहे हैं बिकॉज़ ऑफ वार्मिंग। तो आप कह सकते हैं कि अगर वो 4 ऑप्शंस होंगी तो उसमें ऑप्शन कौन-सी ठीक होगी कि वो नहीं हो रहे हैं खराब, या वो खत्म नहीं हो रहे हैं, या वो रिकवर जल्दी क्यों क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर कोई ऐसा एल्गे है, ठीक है? एल्गे की वजह से, जो वो एल्गे ऐसा कुछ प्रोड्यूस कर देता है, जिससे वो बचे हुए हैं।
अगर आप इस पर्टिकुलर केस की बात करेंगे तो ब्लू राइस कोरल्स में कहा गया है कि उसके जो डीप ब्लू पिगमेंट्स हैं, वो एक उनके एल्गे हैं जो उसके अंदर रहते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं और वो बेसिकली एक सनस्क्रीन की तरह एक्ट करते हैं और उनको वो यूवी रेज़ से हार्मफुल यूवी रेज़ से बचा लेते हैं। बट आपके पास अगर प्रेज़ेंस में आएगा तो डायरेक्ट ना आपको ब्राउन राइस या ब्लू राइस नहीं दिया होगा, आपसे कोरल्स दिया होगा और ये कहेंगे कि इन सम कोरल्स वी सी दिस एंड इन सम कोरल्स वी सी दिस। तो अगर आपके पास ऑप्शंस होंगे तो याद रखिएगा ये किस वजह से हो रहा है, ये एल्गेस की वजह से हो रहा है कि कौन हर देखिए हर कोरल्स में अलग-अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गे हैं। तो याद रखिएगा किसी एल्गे के अंदर ये खासियत है, किसी एल्गे के अंदर कोई और खासियत है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपने हमेशा एल्गे वाले को हिट करना है, ठीक है? एक साइंस पेज पे था भारी तला सुचुस्त पानी। ये पूछ सकते हैं आपके प्रीलिम्स में कि व्हाट इज़ बारातेलर ये है, ये कार्निवोरस रेप्टाइल है जो 240 मिलियन ईयर्स अगो 24 करोड़ साल पहले यहाँ हमारे हिंदुस्तान में था। ठीक है? थोड़ी-सी अगर इसकी प्रेज़ेंस की पूछेंगे, तगड़े एनिमल्स थे, बिग हेड्स थे इनके, लार्ज टीथ थे, साइज़ इनका हुआ करता था लायन के जितना, हैं? और माइट हैव बीन, अब ये पक्का नहीं है, श्योर नहीं है कि लार्जेस्ट प्रेडेटर थे या नहीं थे, माइट हैव बीन दे माइट हैव बीन द लार्जेस्ट प्रेडेटर्स। तो आपको अगर ये क्वेश्चन में आएगा तो डायरेक्ट आपके पास हो सकता है ए-बी-सी-डी में ही आए, तो उनमें ऑप्शन में कार्निवोरस रेप्टाइल ठीक रहेगा। ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय। टेक केयर।